नमस्कार साथियों, नजर के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। एपिसोड आज खासकर एक कानून के खिलाफ कानून की लड़ाई जिसे हम कह सकते हैं इस रूप में। हमारे साथ बैठे हैं, जो किनारे बैठे हैं, मनोज विश्वकर्मा जी जो आरटीआई स्पेशलिस्ट है और एक्टिविस्ट है, और बीच में जो है ये सतवीर जी जो नए गांव निवासी है, 75 साल इनकी एज है। तो इन्होंने देखा कि मेरे को तारीख पे तारीख दिए जाते, किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होती। इसी को देखते हुए पीड़ित हो परेशान होकर इन्होंने कोर्ट पे ताला लगाने का फैसला किया और 4 ताले लेके कोर्ट परिसर में पहुंचे। तो उसी दौरान क्या हुआ, जो वकील जो एडवोकेट के बार एसोसिएशन के प्रधान है विश्वमित्र जी, उन्होंने इन पे हाथ उठा दिया। इसी दौरान क्या पुलिस भी आ गई और पत्रकार भी मौजूद थे और इनको फिर पुलिस अपने सेक्टर 3 की चौकी में ले गई। तो सतवीर जी जो हमारे बीच हैं, ये इस पूरे मामले को बताएंगे कि आखिर मामला क्या था कि आपने ताला लगाने का फैसला क्यों लिया। मैंने इसलिए लिया कि जब मैं कानून के जानकार ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वकील इतने पढ़े लिखे होकर और ये कानून की बात नहीं करते, कानून का दायरा तोड़कर एक संगठित अपराधी बन गए। ये वर्क सस्पेंड करते हैं और वर्क सस्पेंड करने की कोई सीमा भी नहीं है। कोई वकील मर गया, डेथ हो गई तो वर्क सस्पेंड, कहीं दूसरे स्टेट में झगड़ा हो गया उसको लेकर वर्क सस्पेंड। अब पीछे इनका झगड़ा हुआ था यहाँ राजस्थान भवाड़ी और उनका झगड़ा था और इन्होंने 45 दिन तक यहाँ वर्क सस्पेंड किया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और ये अपनी जिद पे अड़े रहे और पढ़ाई लिखाई का इनको कोई वो नहीं रहा। उसके बाद मैंने बार काउंसिल चंडीगढ़ केस डाला, 1000 रुपए जमा किए कोर्ट की फीस के बार काउंसिल के, और वहां पर इनकी तारीख लगी और ये चारों तारीख पर नहीं गए। बार एसोसिएशन के प्रधान और सेक्रेटरी, उप सेक्रेटरी वगैरह, इनके ऊपर बार काउंसिल ने जुर्माना लगाया, लेकिन ना तो जुर्माना मिला और ना ही इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके बाद मैंने जब देखा कि वर्क सस्पेंड बंद ही नहीं कर रहे, हर शनिवार का वर्क सस्पेंड, तो मैंने क्या किया, मैंने पुलिस को लिखा कि भाई मेरे को कोर्ट को ताला लगाने की परमिशन दी जाए। पुलिस ने परमिशन नहीं दी और 16 तारीख को मैंने 1 बजे मीडिया के साथ जाकर ताला लगा दिया। अब तो इन्होंने इनकी इतनी गुंडागर्दी से गेट के बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी थी, उसको मैंने 112 नंबर पे कॉल करके हटवाया और उसके बाद मैंने गेट को ताला लगाया। ताला लगाते ही सारे वकील इकट्ठे हो गए, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। विश्वमित्र ने कहा प्रधान ने कि भाई क्यों ताला लगा दिया। मैं बोला तुम वर्क सस्पेंड कर रहे हो, और उसने आके मेरे 2 थप्पड़ जड़ दिए और मैं नीचे गिरा दिया। लोग देखते रहे, वकीलों ने नहीं छुड़वाया, इनके सहयोगी वकील थे। उसके बाद 112 वाली गाड़ी आई और मेरे को पकड़ के ले गई और मेरे को चौकी में 2 घंटे बिठाए रखा और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। मनोज जी, ऐसा ही एक मामला आज से 12-13 साल पहले था, 498 का मामला था। और उस 98 के मामले में भी क्या था कि जो एडवोकेट थे जिन्होंने केस ले रखा था, लड़के का केस ले रखा था कि भाई मेरे जो पत्नी है उसने मेरे खिलाफ मेंटेनेंस का और अन्य जो केस कर रखा है, आप सुनवाई क्यों नहीं करते। तो 6 महीने तक उन्होंने कोई भी सुनवाई, वकील ने किसी तरह का कदम नहीं उठाया। आखिर विवश होकर उनके परिवार वालों ने, पहले चैम्बर्स नहीं बने थे तो ग्राउंड में थे, ग्राउंड में वकील बैठे थे, तो उनके साथ वाद विवाद पैदा हो गए। तो आपको क्या लगता है कि ये इसमें कोई बाउंडेशन होनी चाहिए। दरअसल क्या है कि कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर कहने को कानून है, लेकिन एक्चुअल में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े होते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, किसी और डिपार्टमेंट नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि नैतिकता खत्म हो गई। LLB की डिग्री आप देखें, मेरे को याद है जब मैं 1995 में मैं हिसार गया था, GJU जो बनी थी हिसार में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, पहले वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर हुआ करता। तो मैं +2 कर गया था, B फार्मा पहली बार आया था, नॉर्थ इंडिया में कई कोर्स पहली बार आया था, MA भी बात थी। तो वहां पर 1 साल पढ़ के आए हुए थे बच्चे। LLB भी थी जिसमें मास कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस कई वो थे। तब हमने देखा, मैं +2 कर गया था, मैं तो कुछ पता नहीं दुनियादारी का। वहां हमने देखा LLB का जो स्टूडेंट है वो इस तरीके से एग्जाम दे रहा है, पहली क्लास का बच्चा वो भी कुछ अकल लगा के लिख लेता है, लेकिन वो LLB का उससे बुरा हाल था। तो वहां से क्या हुआ कि उस गुंडागर्दी को देखते हुए LLB को वहां से हटा दिया गया था। कहने को प्रोफेशनल कोर्स है, करना सबसे आसान, मतलब MA BA में भी थोड़ा दिमाग लगा ले, उसमें कुछ नहीं करना। 15 दिन जाओ, बिना जाए आपकी अटेंडेंस लग जाती है, 2 कमरे में कॉलेज चल जाते हैं। तो क्या होता है, जिस हिसाब से डिग्री ली जाएगी, जितने फर्जीवाड़े करके ली जाएगी,
फिर क्या इनको कानून में कुछ नहीं करना, वहां क्या टाइपिस्ट बैठा है, उसको 100-200 रुपए दो, वो टाइप कर देगा, फॉर्मेट बना हुआ सब कुछ, डेट नाम एड्रेस चेंज करना और वो फॉर्म केस डल गया, फिर जज और कोर्ट ही नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार चल गया, जजों को भी इतने अपने आप को राजा समझते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए। ये तो फंसते हैं जब हमारे जैसे लोगों को याद करते हैं, जब इनका सस्पेंड हो जाए, कुछ फंस जाए, टर्मिनेट हो जाए या नौकरी से निकाल दे डिसमिस, जब हमारे जैसे लोग, मैंने कई जजों को मिला हूं, जज भी रोते हैं जब फंसते हैं जब, लेकिन क्या है जब कुर्सी पर बैठते हो, हम तो खुदा भी क्या चीज है, तो वहां तो किसी को समझते नहीं है। फिर इनको लग गया कि पैसा कमाना बड़ा आसान है, किसी को डराओ फंसाओ तो पैसा आसानी से मिल जाता है डरा के। तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइज गैंग, जो इन्होंने बोला संगठित आपराधिक मानसिकता गैंग, पुलिस इनसे डरती, नॉर्मली पुलिस बंदे में डरती है, पुलिस इनसे डरती है। अब ऐसे से गैंग चल गए। भिवाड़ी में केस हुआ था, ने पुलिस के साथ मारा पीटी करी, पुलिस ने इनके साथ, तो आपस में केस दर्ज हो गया, पुलिस को वकील को पकड़ लिया, भाई साहब हाई कोर्ट के जज के पास चले गए, हाई कोर्ट का जज इनका बचाव करने, भाई हाई कोर्ट का जज को, हाई कोर्ट का काम है कानून के हिसाब से चलना, लेकिन कानून सिर्फ कागजों में, प्रैक्टिकली कुछ और ही हो रहा है। प्रैक्टिकली इन्होंने ऐसे कानून बना रखे हैं, मर्डर केस हो ना, आपके पास पैसे होने चाहिए, लाओ किस केस में जमानत चाहिए, हो जाएगी, अगर पैसे नहीं जेल में 80% वो जिन्होंने कुछ नहीं किया, और सारे कमजोर तबके के, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 200 परिवार के लोग जज बनते हैं, कोई एग्जाम नहीं, और सारा तनख्वाह फैसिलिटी इतनी है आप सोच भी नहीं सकते। तो वो 200 लोगों की जिम्मेदारी क्यों नहीं है कि भाई भतीजा बात चल रहा है, कोई एग्जाम नहीं, अगर एग्जाम हो जाए तो जेन्युइन बंदा जाएगा, जिम्मेदारी से जाएगा, कुछ काम करेगा। तो ये सारा नैतिकता खत्म होना, डिग्री आसानी से मिल जाना, एमबीबीएस के लोग इतना घपला क्यों नहीं करते? कभी देखा आपने डॉक्टर कैसे घपले करता? कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन क्या कि वहां फिर भी थोड़ी साफ सफाई इसलिए बची है, जो डिग्री की पढ़ाई जितनी मुश्किल होगी उतना उसमें क्वालिटी रहेगी, जितना उसमें गंदगी मचेगी, 15 दिन जाके डिग्री मिलेगी तो भाई साहब ऐसे काम होंगे। ऐसे मैं जानता हूँ जज बन गए, हाई कोर्ट में नौकरी है और उनकी डिग्री फर्जी है, ये सामने आ गया डिग्री फर्जी, फिर कोर्ट कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मैटर है, सतवीर जी से भी मैं जानना चाहूंगा, आपसे भी जानना चाहूंगी, हर चीज में जीएसटी लगा हुआ है, मतलब सर्विस टैक्स है, ये एक तरह से हम इसको सर्विस टैक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, और जब सर्विस टैक्स में इंक्लूड करते हैं तो इन पे भी जीएसटी लागू होनी चाहिए, सर्विस टैक्स देना चाहिए, और साथ ही साथ इनको भी बिलिंग सिस्टम होना चाहिए कि भाई मैंने इस केस के लिए इतनी फीस ली, और इसके साथ ही टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि भाई 6 महीने में या साल में या 2 साल में मैं इस केस को फारिग कर दूंगा, अगर नहीं जिता पाया या फारिग नहीं करा पाया तो समझो कि मैं इसका रिफंड देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का कानून से आप सहमत है सतवीर जी? नहीं, ये है 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बड़े से बड़ा केस का फैसला होना चाहिए, लेकिन वकील साहब क्या करते हैं, वकील साहब गए, जज साहब से मिलकर तारीख ले आए, तारीख 6 महीने से कम नहीं मिलेगी, ये कहेंगे हमारे पास तो काम हो जाता है, तारीख दे दी, अब वो 20 साल केस चलेगा, और उसमें क्या होगा, क्लाइंट भी अपने दुखी हो जाता है, और ये जो पैसे लेते हैं उसकी पैसे की रसीद नहीं देते, और इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला इस बात पे हो रहा है, क्योंकि ये रसीद नहीं दे रहे। क्लाइंट क्या करे, क्लाइंट डरता बोलता नहीं, भैया मेरे को केस हरवा देगा। अब केस जब जज के पास जाए, जब क्लाइंट तो बोल ही नहीं सकता, जज से इतना डरता है, और वो जज मर्जमा धमका के एक 6 महीने की डेट दे देगा, साल की दे देगा, और ये कहेंगे भाई हम क्या करें, जज साहब ने डेट दे दी। तो ये एक संकित अपराध है दोनों का। यानी एक तरह से वकीलों को भी चाहिए कि वो भी अगर कोई केस लड़े तो जज के सामने वो बिल पेश करे कि भाई मैंने इनसे चार्ज लिया, इतना लिया है, इतना लिया, और मैं ये इतने दिन में इस केस को सुलझा दूंगा। 2 साल या 3 साल की लिमिट होनी चाहिए, और ये दोनों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, वकील की भी और जज साहब की भी। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? इसमें क्या है कि जैसे विदेशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय किसी भी समाज की नींव माने जाते हैं। विदेशों में सुप्रीम कोर्ट तक अपील दलील जितनी भी होती हैं 1 से 1.5 साल में निपटाते हैं। दूसरा क्या है कि वो अपने लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं कि भाई हमारे लोग अगर उलझे रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। अब सोचो केस है, आप पे झूठा आरोप लग गया कि आपने रेप करा, आपने नहीं करा, या चोरी लग गई, मर्डर का आरोप लग गया, तो भाई साहब आप तो जाओगे, आप पे टेंशन जिसकी औकात में मजे ले रहा, तो कितना प्रेशर होता है, उसका काम धंधा थकता है। तो सारा जो खेल है वो है अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, सरकार नहीं चाहती, वकील नहीं चाहते, पुलिस नहीं चाहती, जज नहीं चाहते, सबकी अवैध वसूली बनती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा है कि वकील ये तो नहीं कह सकता मैं केस जितवा दूंगा, ये गारंटी नहीं ले सकता कभी, वो डिपेंड करता है जज पे। समझदार वकील में चंडीगढ़ हाईकोर्ट में देखता हूँ जो अच्छे वकील थे, हीरालाल सिब्बल, कपिल सिब्बल के जो फादर थे, उनके बारे में बताता है, बोला कोई बंदा जाता है ना उनके पास, कभी नहीं कहते थे केस जितवा, बोला भैया आर्गुमेंट पे डिपेंड करेगा जज के क्या समझा। तो वो दौर अलग था, सेटिंग कम चल रही थी, तो वकील अपना तरफ से जिम्मेदारी से काम करे, प्रोफेशनल जो एटिकेट होते हैं ना, जिम्मेदारी से काम करे, क्लाइंट से पैसे लिए हैं उसके लिए मन लगाए काम करे। देखो उसका पैसा कहां से आएगा, उसका घर कहां से चल रहा है, क्लाइंट के पैसे से।
अब वकालतनामा पे साइन करवा लिए, साइन कर जाओ जी, कर लिए। अब उस पे अगर ये मेंशन हो जाए भैया इतनी अमाउंट मैंने कैसे, अमाउंट, हाँ, तो उससे क्या होगा, वकालतनामा अरबों होनी रुपए चाहिए। का टैक्स सरकार सोच भी नहीं सकती। इनकम टैक्स में सब आते हैं दायरे में, डॉक्टर दायरे में और लोग दायरे में, तो भैया इनको भी लाओ। इनको भी इनकम तो टैक्स उससे के क्या दायरे में जिम्मेदार, लाना फिर चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा घपला, पैसे मेरे से लेंगे, मेरा वकील है वो इनसे मिलेगा, करवा लो क्या करो। तो क्या होगा कि न्याय को मारने के लिए सारे रास्ते हैं, पता जज को भी है, लेकिन क्या है जज सारी बातें नैतिकता और जिम्मेदारी है। कोई एक आध अपवाद होता है उसके खिलाफ वकील झूठी शिकायत करवा देंगे, क्लाइंट से किसी औरत से करवा देंगे, तो वो बेचारे वैसे डरते हैं। मैंने देखा है फैमिली कोर्ट में एक मुस्लिम जज आ गए नागौर में, मैंने देखा वो बंदा जेन्युइन उस पर कार्रवाई करता था। तो क्या है कि कानून में लिखा है, वो कानून में लिखा दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। कानून बनाने वाला कितना जल्द, अगर मांगना प्रूव भी हो जाए तो 3 साल की सजा, देने में 5 साल की सजा, बनाने वाला दूर की सोची। दहेज देने पर आज तक कितने केस डले, 80 लाख से ज्यादा केस हो चुके, 80 लाख परिवार, और उनमें देने का नहीं डाला, मांगा मांगा मांगा। तो ऐसे इन्होंने मतलब जो कानून कागज में नहीं है, दोनों एफिट देते, दोनों पार्टी, मैंने सब कुछ सच लिखा छुपाया नहीं है, जो कहा सच का, दोनों में से एक एफिट तो झूठा है ना, झूठा एफिट सामने आ गया जज के सामने, जज उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। 340 के केस में 7 साल की सजा है, 340 के पहली बार तो वकील डालेंगे, वकील सारा वो देखते हैं हमारी कमाई कहां से आई, जज भी उसमें संग्रह। अब जज के सामने अगर जज को सैलरी मिली, इतनी फैसिलिटी मिल गई, तो जज उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। 340 का केस डाल भी दिया, ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या, कोर्ट के सामने फ्रॉड आ गया, किसी का मेल आपका किसी का आ गया, तो कोर्ट का काम क्या, उससे पहले कार्रवाई करेगा फ्रॉड पे, उस पर डिसीजन है, कोर्ट के सामने सही फैक्ट है, फिर केस को दे दी। यहाँ क्या है, मेन केस डिसाइड कर देंगे। 340 मैंने 340 के 9 केस डाले, पहले मैंने सीखा, वकील ने डाले, सीखा डाले, उस पे 9 साल हो गए, आज तक कार्रवाई नहीं करी। 2017 केस है, हाई कोर्ट में केस डाला, जज को समझ में आ गया, सारे फैक्ट आ गए, स्टे नहीं दिया, क्योंकि उस जज को बचाना था, वो दोनों की जाति एक थी, सरने ने देख के उसको बचाने के लिए स्टे नहीं दिया। वो केस चल रहा कोरोना में 6 महीने की तारीख, 4 साल हो गए, 2021 में केस डाला था, कुछ नहीं हुआ है, और जज 9 साल से लिख रहे हैं कि इसने आर्गुमेंट नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा खुद का केस, मैं अपने केस में बहस ही ना करूं 9 साल तक, झूठ लिख रहे हैं ऑर्डर में। रघुवीर जी, आपके अब तक कितने केस चल रहे हैं? मैंने सरकार के खिलाफ 80 केस लड़े, सरकार के खिलाफ। लेकिन जब सरकार की बात आती है तो पहले बात तो वकील केस ही नहीं लड़ेगा, मैं अपना खुद ही केस लड़ता हूँ, और 80 केसों में मैं हारे नहीं। अब सरकार 3 चीजों का टैक्स ले सकती है, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, 3 चीजों का टैक्स लेकर तो और टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन जब हमने गाड़ी निकलवाई, उसकी उम्र है 20 साल, 20 साल का हमने रोड टैक्स पूरा दे दिया कि भाई 20 साल का इतना रोड टैक्स बनता है, दे दिया, फिर इन्होंने टोल टैक्स लगा दिया। टोल टैक्स क्यों लगा दिया भाई, टोल टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, रोड टैक्स इन्होंने पहले ले लिया। ऐसे ही शिक्षा में, शिक्षा जब फ्री है, संविधान में है 6 से 14 साल तक के बच्चे की फ्री शिक्षा, लेकिन फिर प्राइवेट स्कूलों को परमिशन कहां से दे दी। अब ये बहादुर सिंह है, इसकी 45 संस्थाएं हैं, बहादुर सिंह की। ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों का मैंने केस डाला, 80 स्कूलों का केस डाला कोर्ट में, भाई प्राइवेट 6 से 14 साल के बच्चे की फीस ही नहीं ले सकते। अब एजुकेशन जो एक्ट है उसमें क्या कर दिया इन्होंने, बोला अमीर से पैसे लेंगे और गरीब का बालक फ्री पढ़ेगा। अरे जब संविधान में ये है 6 से 14 साल का कोई भी हो, समानता कोई भी हो, उससे फीस ले ही नहीं सकते, लेकिन इन्होंने एजुकेशन अमीर और गरीब बनाकर जनता को लूटना शुरू कर दिया। मैंने लॉटरी बंद करवाई, अब इन्होंने गेम चला दिया, गेम में लोग मर रहे हैं, गेम में नाकारा बन गए, शराब चला रखी है, नाकारा बन गए। वही अंग्रेजों वाली नीति है, अंग्रेजों ने जो झांसी की रानी थी उस टाइम में अफीम की खेती शुरू कर दी, झांसी की रानी ने वो अफीम की खेती के जो लगे हुए थे सारे छुड़वा लिए खेत। अब ये शराब जो पिलाकर लोगों को नाकारा बना रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते, बच्चे बर्बाद हो गए तो कहेंगे 5 किलो अनाज फ्री दे दो, इनको हॉस्पिटल में फ्री दवाई मिलेगी। अरे तुम टैक्स फ्री का पैसा ले रहे हो, टैक्स का पैसा चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा इनका तुम ले रहे हो, तो फ्री देकर क्या दान कर रहे हो ये। लेकिन ये सारा पैसा खा रहे हैं, जैसे अंग्रेज पैसा इकट्ठा करके अपने देश में ले जाते थे, ऐसे ही ये देश से पैसा इकट्ठा करके विदेश में भेज रहे हैं। और इनका अंत तब आएगा, तब इनका इतना बुरा अंत होगा कि ये एहसास भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे साथ क्या होगा। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि जब हर चीज कानून के दायरे में है, तो एक देश एक कानून की जब बात आती है, तो फिर जो अभिवक्ता वर्ग है इनको स्पेशल अधिकार क्यों? दरअसल क्या है कि इनको जजों के साथ रखते हैं, तो जजों को प्रिविलेज की आदत पड़ गई है। कि अभी मैं देख रहा था, एक जज था, वो लगभग 700 किलोमीटर बिना टोल टैक्स दिया रहा था, तो एक टोल टैक्स का जो एम्प्लॉय था वो समझदार था, उसने उसको पकड़ लिया
तो वो कहते मैनेजर को बोला मैनेजर कि तुम तो कोर्ट में लोगों का शोषण करते हो, और उसका किसी ने वीडियो बना ली। तो वो कह रहा है जज कि मैनेजर को बोला मैं पता 700 किलोमीटर से आ रहा हूँ, गनमैन दिखा के वो डर के मारे कोई मांगा चलता है। तो बोला मैं 700 किलोमीटर आ रहा हूँ। तो वो कम पढ़ा लिखा बंदा था इनकी तरह, उसने कितनी गहरी बात कही थी, बोला 700 किलोमीटर से आ रहा था तो 700 किलोमीटर पता नहीं कितने टोल टैक्स में अपराध किया और कानून में जाना करो। तो जजों के संगति का असर बहुत ज्यादा, इनको भी प्रिविलेज लेने की आदत पड़ गई कि हमें तो फ्री का चाहिए। वो बार हॉल होता है ना, बार रेस्टोरेंट का, वहां एसी लगे हुए हैं, हम किराया नहीं भरेंगे, एसी का बिल, बिजली का बिल भरे, सरकार माफ कर दे। क्यों माफ कर दे? तुम्हारा योगदान क्या है? दूसरा, शिक्षा की बात करें, बहुत गहरी बात है। 6 से 14 साल तक जब फ्री एजुकेशन, RTE एक्ट यही तो था, राइट टू एजुकेशन। लेकिन क्या है कि इसमें अभी 90,000 स्कूल बंद कर दिए बीजेपी शासित राज्यों में, 94,000 और बंद की तैयारी करी है। जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में 70% टीचर्स की पोस्ट खाली है, ताकि सरकारी में लोग, गरीब आदमी जो मेहनत करके थोड़ा मदद लेके वहां पहुंच जाए, वो बंद कर दिया। प्राइवेट में खर्चा 5 से 10 लाख एक बच्चे का 1 साल का, तो वो शिक्षा से दूर कर दिया। जब उसमें हमारे सिस्टम में, संविधान में लिखा है, तो संविधान सिर्फ क्या नाम में रह गया, सिर्फ माता पूजने के लिए, ड्रामा करने के लिए रह गया। संविधान अगर फॉलो हो जाए ना, तो ये देश आज वो हालत होते जो हम इतने खतरनाक हालत, कर्जा में सबसे ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये खत्म करें लोगों को, फिर क्या होगा? लोग फिर गुंडा बदमाशी करेंगे। तो ये सोसाइटी पे कब्जा कर रही है सरकारें। सरकारों की मानसिकता है ना, वो सरकार की होता है वेलफेयर स्कीम चलाना, सरकार का काम कि लोगों की प्रॉब्लम को समझना, उनको सोल्व करने में कोशिश करना। जुडिशरी का भी पर्पज यही होना चाहिए, सरकार का भी और एडमिनिस्ट्रेटिव का भी। लेकिन हो क्या रहा है? शोषण 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 शोषण, और लोगों को बर्बाद कर दो, इतना बर्बाद कर दो, कमजोर और डरावा बना दो कि वो कुछ लड़ने लायक ना बचे। अधिवक्ता वर्ग है, इनको भी एक ही जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तो भैया लूटो जितना लूटना है। सतवीर जी, आवाज छोड़ के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। हाँ, मैंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। क्या सोच के? राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का मेरा एक मुद्दा था। मैं ये चाहता था जिसकी जेल हो गई वो वोट ही नहीं डाल सकता, और वोट नहीं डाल सकता तो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। तो मैंने ये संविधान का आर्टिकल 326 में है कि भाई जिसकी 2 साल से ज्यादा जेल हो गई वो वोट नहीं डाल सकता। अब मैंने ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक केस लड़े कि भाई ये कानून बने। कोर्ट ये कहे सरकार कानून बनाए, हम ये डायरेक्शन दे नहीं सकते, हमारी पावर नहीं है। मैं बोला ये। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट ने खत्म कर दी। मैंने देखा कि ये तो जज की जिम्मेवारी है कि 2 साल की जेल हो गई और जज उसको चुनाव आयोग को लिखे कि भाई मैंने 2 साल की जेल कर दी, ये चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने एक जज के सामने ये पॉइंट रखा, सजा ही हो गई। हाँ। तो वो चुनाव आयोग को लिखेगा जज कि मैंने इस व्यक्ति की 2 साल की सजा कर दी, ये वोट नहीं डाल सकता, इसकी वोट काटी जाए। लेकिन जज लिखता नहीं है। अब मैंने जब देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी, तो मैंने यहाँ रेवाड़ी कोर्ट में मेरा केस चला हुआ था यही कि 2 साल की जेल हो गई, उसको वोट नहीं डाल सकता। तो जज साहब से मैंने कहा कि 2 साल की जेल हो गई, आपने किसी भी व्यक्ति की 2 साल की जेल कर दी तो वो वोट नहीं डाल सकता, और आप उसके इलाके के चुनाव आयोग को लिखो मैंने इसकी 2 साल की जेल कर दी, ये वोट नहीं डाल सकता। तो जज साहब ने कहा कि भाई इनका अपील करने का राइट है। मैं बोला जी बिल्कुल राइट है, अपील, जेल हो गई, ये अपील करने का राइट है, लेकिन वहां अगर ये 22 जज बरी हो जाए तो दोबारा वोट बनवा ले, नहीं तो तब तक इसकी वोट कटी रहेगी, ये चुनाव नहीं लड़ सकता, वोट नहीं डाल सकता। अच्छा, अभी जो सर्विस टैक्स वाली बात आ रही है, तो क्या आप इसके खिलाफ भी, मतलब इसके पक्ष में भी केस लड़ेंगे कि भाई वकीलों को वकील ये जो रसीद नहीं दे रहे, भाई कोई भी केस डालता है 50 रुपए बार सेशन की टिकट लगे के भाई नया केस डाल रहा है, बार सेशन का ला 50 रुपया, किस चीज का दे भाई 50 रुपया, तुम क्या हो 50 रुपए किस चीज का ले रहे हो तुम? ये रोजाना की इनकी अगर 100 केस डालते हैं तो 50 के कितने हो गए? ये रोजाना की अलग से कमाई है इनकी। तो ये सारी चीजें मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। जो भी ये अपराध कर रहे, ये वकील नहीं है, ये काले कोर्ट में भेड़िए है, और ऐसा घने जजों ने इनके ऊपर टिप्पणी भी की है, तो ये मैं पूरा केस लड़ूंगा। अच्छा, कभी कभी ऐसी भी आपके साथ नौबत आई कि जैसे आप वकीलों के खिलाफ जो केस लड़ते आए हैं, उस कंडीशन में कहीं पुलिस ने आपको सहयोग करने की कोशिश करी या पुलिस आपके खिलाफ रही? मेरे खिलाफ रही पुलिस, इनसे डरती है ना, मेरे सहयोग ही ना किया पुलिस ने। तो अभी किसी तरह की कोई आपने FIR दर्ज करा? मैंने इसके खिलाफ दिए, SP साहब को दिया है कि मेरे को पिटा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब SP साहब ने ये कहा भाई दोनों को 107 कानून बंद कर दे। मैं बोला चलो मेरे को मंजूर है, इसको भी बंद कर दो तो मेरे को भी कर दो, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। वो कार्रवाई हुई नहीं। और अगर आगे नहीं होती तो मैं दोबारा फिर ताला लगा दूंगा, SP ऑफिस पे ताला लगाऊंगा, पुलिस चौकी पे ताला लगाऊंगा,
जहाँ भी सरकारी है डीसी के ऑफिस पे ताला लगाऊंगा, क्योंकि ये तो आपराधिक हो गए। प्रशासन भी और सरकार भी और जुडिशरी भी, तीनों मिलकर अगर घी और शहद दोनों अलग अलग हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर वो घी और शहद दोनों मिला दिए तो जहर बन गया। ऐसे ही प्रशासन और जुडिशरी और सरकार मिलकर वो जहर बन गया। ये अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ये मिलकर, यानी कानून को सुधारने के लिए आप एक तरह से गैर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या करें? अगर गैर कानूनी ना की तो ये कानून से तो मान नहीं रहे, और तीनों मिले हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, तो गैर कानूनी तो करनी पड़ेगी। अंग्रेज कैसे भागे थे? अंग्रेज कानून से नहीं भागे थे। अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी लोगों ने, अपनी सेना बनाई, अंग्रेजों को कितना क्या किया, ऐसे ही हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मनोज जी, आपको क्या लगता है, इसे कोई और समाधान निकल सकता है? दरअसल इतना संक्षिप्त जैसे बात बता रहे थे, बहुत गहरी बात की उन्होंने, कि जैसे वकील 50 रुपए की वो टिकट लगाते हैं केस पे, और वो कितना रुपए रोज का कटेंगे, चाय पानी दारू खर्चे वहां से निकलते हैं। दूसरा, कोर्ट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, पार्किंग है, जमीन सरकार की है, और वो उसका सारा किराया वकील है। योगदान क्या है इनका? या तो ये हो कि भी इनके लिए अभी जैसे बार काउंसिल ने कभी वो प्रोविजन रखा था, 5-7 साल पहले की बात है, BR चौहान एक थे, उन्होंने रखा था भी वकील जो स्ट्राइक करते हैं उस दिन जो कोर्ट का स्टाफ, जज, पुलिस, जितने लोग ड्यूटी, कितना अरबों रुपए नुकसान होता है, और पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा। पब्लिक का नुकसान होता है, आप 500 किलोमीटर से आए नहीं आए तो वारंट कर देंगे, उसका नुकसान हुआ। तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट में देखते हुए कि जो वहीयात के मुद्दे, पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा हो ना, तो हम कहते हैं भी चलो पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा, कोई वकील एक्सपायर हो, कोई बात नहीं, एक्सपायर हो, उसके घर में एक्सपायर होगा, कोई बात नहीं भाई साहब, लंच के बाद चले जाओ, तो लंच से पहले कर लो। नहीं, उसके घर जाके पूरा दिन बैठा रहो। हाँ, उसके छुट्टी वाले दिन पूरा दिन बैठ जाओ ना, उसके घर जाओ ना, कोर्ट का क्या मतलब है? हाँ, तो कोर्ट को अपना काम करके भाई लंच टाइम तक, लास्ट के 1-2 घंटे, 2 बजे बाद भाई लंच टाइम थोड़ा कर ले, 2 बजे बाद चले, तो ये हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा था भी जो ये नहीं आ रहे, वकीलों की जिम्मेदारी की जाए, और अगर वो वकील की मतलब जानबूझ के पेश नहीं होना, तो उसके नुकसान की जो भरपाई वो वकील से हो। तो ये सारे इकट्ठे हो गए सारे, तो ये सारा वही होता है स्ट्राइक वगैरह करना। तो इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा, 45 दिन तक काम नहीं करना, कितने रुपए नुकसान हुआ। तो इस पे जानबूझ के नहीं बोलेंगे, पता है कानून के जानकर, सोचो कानून का जानकर अगर अपराध करे तो वो भी खतरनाक होता है। नॉर्मल में एक जज था, पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में सीट के पीछे जो शीशा होता है ना, सीट, उस पर लाल बत्ती रखी थी। मैंने देखा यहाँ लाल बत्ती परमिशन नहीं है, रखी कैसे? मैंने उसकी फोटो डाली, शिकायत करी, कई जगह चली गई, तो हाईकोर्ट ने कुछ नहीं करा, उसकी बत्ती हट गई सिर्फ। मैंने सरकार को लिखा, सरकार ने पॉलिसी बदली, उसमें लाभ निश्चित वाले बताते, बोले भाई साहब PMO में आपकी इस कंप्लेन में 4 बार मीटिंग हुई, तो मोदी जी ने रखा कि भैया ये जो लाल बत्ती है, पुलिस, वकील और जज तो कानून के जानकार होते हैं, अनजाने में नहीं रखी। और हाईकोर्ट ने मेरे केस में बात रखी, हाईकोर्ट के जिसको रखी है ये यूज थोड़ा करिए। अरे मैंने कहा ये रखी कैसे है, कानून का जानकार, मैंने कहा मैंने रखी कैसे? तो भाई साहब 2 मिनट तक जज को सूझ जाने क्या बोलूं, तो क्या होता है उसके बाद सबकी बत्ती हट गई। कई बार काम होते हैं, नाम बेशक ना आए, लेकिन कोई ना कोई कोशिश कर रहा है इस दुनिया में। दुनिया बची इसलिए हुई है, कोई ना कोई कोशिश कर रहा है। इन जैसा बंदा 75 साल की उम्र में, लोग सोचते हैं सर्दी में मैं अपने घर में बिस्तर में घुस जाऊं, ये लड़ रहे हैं। तो सोचो नैतिकता खत्म हो गई। एक बुजुर्ग आदमी हाथ उठा रहा, क्या अपने बाप पे हाथ उठाए? वो वकील होगा, उसके भी घर में माँ होंगे ना, क्या उस पर हाथ उठाते? नहीं उठाते। लेकिन क्या भैया सारे हो जाए। अच्छा सतबीर जी, आपने मैसेज सुनने में आ रहा है कि आप जो बार एसोसिएशन के चुनाव होने, बार काउंसिल के चुनाव होने, हाँ। और आप उसमें रुकावट पैदा करना चाहते हैं, हाँ। तो वो कैसे? मैंने DC साहब को लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने DC साहब को नियुक्त किया है कि भाई बार काउंसिल के चुनाव ये करवाएगा। मैंने DC साहब को लिख दिया कि मैं ये चुनाव होने नहीं दूंगा, अगर चुनाव आपने करवाया तो मैं आपका आवास खाली करवा लूंगा। आवास कैसे खाली करवा लेंगे? आप कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी तो नहीं है, आप जैसे कोर्ट पे ताला लगा दिया ऐसे मैं जाऊंगा, ये तो ऐसे ही काम बनेगा। ऐसे कोई कानून के दायरे में काम नहीं बनेगा। ये कानून का दायरा, कानून तो रहा ही नहीं, कानून तो रहा ही नहीं। अब इनके 12 सेशन के चुनाव होते हैं, आप सत्याग्रह का रास्ता भी तो नहीं, सत्याग्रह से काम नहीं बनेगा, भूख हड़ताल से काम नहीं बनेगा। अंग्रेज सत्याग्रह से नहीं भागे। दरअसल एक मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ की बात में, कि कानून में रास्ते बहुत हैं। मैं एक बॉम्बे की लेडी है, 92 साल की थी, अब तो एक्सपायर हो गई, सुसाइड हो गई। उन्होंने एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट के जज को उनको गलत तरीके से डिटेन किया, तो उन्होंने केस डाला, उनको 2 लाख कंपनसेशन मिला। तो हाई कोर्ट का जज जो वो गई हाई कोर्ट में, तो उनको नॉलेज था, उनका बेटा पढ़ा लिखा था, दुबई में जॉब करते थे, फिर वो यहाँ गए, तो उनके फैमिली में कुछ ऐसे इशू हो गया था, तो अपने केस खुद लड़ते थे। और वो बंदा सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े करा, तुमने किया कि मेरे बाप तो आजादी करवाने के लिए जेल गए, तुमने किया। और सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत नहीं, कोई बोल जाती, कोर्ट वाले चुपचाप खड़े थे।
उनका मैंने देखा था। तो हाई कोर्ट, ये सीआरपीसी में प्रोविजन है, सीआरपीसी 144 में, कि एक आम बंदा भी, आपको पावर मालूम नहीं है, एक आम बंदा भी कोई अगर ऑफिसर गलत करे, पब्लिक सर्वेंट गलत करे, जज और वो पब्लिक सर्वेंट बने ना, उसको अरेस्ट कर सकता है। तो बोला हाँ किस लिए आई है? बोला मैंने तेरे को पैसे दे तो दिए कंपनसेशन 2 लाख रुपए। बोला मैं तेरे को 5 लाख देता हूँ, अपनी माँ को अरेस्ट कर। भाई साहब उठ कर चला गया। तो बोले किस लिए आई है? बोला मैं तेरे को अरेस्ट करने, जज देखे। बोला किसमें लिखा? बोले सीआरपीसी 144 में। तो क्या लोग पढ़ते नहीं, जो कम पढ़े लिखे ना, इन्होंने एलएलबी नहीं ली, इन्होंने पढ़ा है। इन्होंने पढ़ा है संविधान में 6 से 14 साल तक फीस फ्री है, शिक्षा फ्री है। वो क्या रहे, स्कूल बंद कर रही है सरकार। तो मतलब पढ़े अगर ईमानदारी से, इन्होंने तो पढ़ाई ना उसी कानून में, वही संविधान लॉ में, तो एलएलबी में तो कोर्स होता है, उसको पूरा पढ़ाते हैं 5 साल के अंदर। तो जो पढ़ लेगा उसको इंप्लीमेंट करेगा। इंप्लीमेंट करता है जो नॉर्मल बंदा है, जो पीड़ित है, वो समाधान की तरफ सोचता, समाधान की तरफ सोचे ना, तो हालात बहुत अलग होते। आज जो इतने खराब हालत है, इतने खराब होते, सुसाइड कर रहे लोग। तो हम मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। आज बस इतना ही। जो उन्होंने प्लान कर रखा है, जो अपना निश्चय कर रखा है कि मैं कानून से लड़ूंगा और कानून के खिलाफ होकर लड़ूंगा, तो देखते हैं आने वाले समय में वो अपनी जो इच्छा है उनकी, वो कितना उसको अमल में लाते हैं। तब तक देश का हर व्यक्ति, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, देश का हर व्यक्ति है, उसको पावर है, चाहे वो उसके कानून के लिहाज से, समाज सेवा के लिहाज। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।